होंगे। हो सकता है इक्का दुक्का कोई चीज़ चल जाए, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का एक बच्चा गया कि जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। वो एक क्षणिक पॉपुलैरिटी मिली लेकिन आप गायब, आप उसको संभाल नहीं पाए। ढिंचक पूजा, क्षणिक पॉपुलैरिटी मिली, बिग बॉस चली गई, टैलेंट नहीं था, गायब। लेकिन अगर आप में टैलेंट रहेगा, आप लगे रहेंगे, तो आप शेखर सुमन को देखिए, वो उम्र के 32 साल उन्होंने संघर्ष किया, वो तब जाके पॉपुलर। बिल गेट्स डिवोर्सी हैं। आप दुनिया के टॉप शीर्ष के 20 रईस लोगों को उठाइए, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो हेल है, वो इतना पैसों का क्या करेंगे। आप वो पुस्तक उठाइए या उन बड़े लोगों के संस्मरण को पढ़िए जब वो मरने वाले थे। किसी एक आदमी ने ये नहीं कहा मरते मरते कि यार मैं जिंदगी में और पैसा कमाना चाहता था। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यार मैंने अपने रिश्तों को समय नहीं दिया, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता था, मैं नहीं जा पाया। अपने जो शेष जीवन है उसको श्रेष्ठ बनाओ और करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी बावजह पैदाइश का मानी निकल आए, और आज के दौर में किसी को रुलाना तरीका मैं बताता हूँ, उसे हंसाओ इतना कि उसकी आंख से पानी निकले। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं दर्शन सांखला जी। जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो देश विदेश में अपने ज्ञान को फैला रहे हैं, यूथ को प्रेरित कर रहे हैं। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत धन्यवाद चंपेश्वर जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच। आप अपने आप को यूथ के साथ जोड़कर यूथ के बीच में जाते हैं, तो कैसा रहता है वहाँ, जिस तरह से आपका प्रोग्राम रहता है? मेरे शोज़ यूथ इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैं ना उनकी बातें करता हूँ, क्योंकि हम भी उन्हीं की जगह से आए हुए हैं। वो सारे दर्द, वो सारे पेन, वो सारी प्रॉब्लम हमने भी झेला है। हमको भी एक लिमिटेड पैसा आता था, हमको भी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, हमको भी टीचर ने फेल किया, हम भी पैसों के लिए भटकते रहते थे, बड़े सपने देखते थे, लोगों की धुतकारे सहते थे। तो आप जब कुछ कर लेते हैं, आपको एक फार्मूला डिकोड होता है, और जब आप उनके बीच जाके उनको वही प्रॉब्लम से रूबरू कराते हैं ना, तो वो कनेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए मुझे मज़ा भी आता है करने में, और उनको कोई वैल्यू एडिशन मिल जाता है उनकी लाइफ के लिए, कोई एक पॉइंट पे पिक कर लेता है और अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाता है, तो हमारा वहाँ जाना सार्थक हो जाता है। अभी ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है कि यूथ पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। वो आपके प्रोग्राम में आते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। ज़्यादातर जैसे आप प्यार मोहब्बत की बातें बोल रहे थे, तो प्यार मोहब्बत की जब बातें करते हैं तो क्या प्रतिक्रिया रहती है उनकी? भाई मैं तो हमेशा कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत के गीत सुनना, गज़ल सुनना, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे लगता है 15-20 मिनट प्यार मोहब्बत की बातें सुनने के बजाय 5 मिनट प्यार कर लो। मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, थ्योरी में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। हाँ, बट दूसरा ये होता है कि जब उनके बीच जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन अब सिर्फ पढ़ाई का नहीं रहा, फ्रस्ट्रेशन हर चीज़ का आ गया है। उन पे फ्रस्ट्रेशन है कि नौकरी लगते ही एक घर खरीदना है, फ्रस्ट्रेशन है कि नौकरी लगते ही उनको एक बड़ा मोबाइल खरीदना है, सोसाइटी का प्रेशर है कि नौकरी लगते ही आपको फॉरेन ट्रिप में जाना है, और आसपास के दोस्तों को देख देख के, सोशल मीडिया में लोगों की लग्जरी लाइफस्टाइल को देख देख के वो उनके अंदर इतना मेंटल प्रेशर बढ़ गया है ना, कि वो जो चीज़ें उनके पिताजी ने 30 साल 40 साल लगा के कमाई, वो उस जर्नी को 5 साल में करना चाहते हैं, जिसके कारण वो हैंडल नहीं कर पाते अपनी लाइफस्टाइल को। तो वो ट्रैप से निकलना बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे मैं देखता हूँ कि अभी कला के क्षेत्र में भी सोशल मीडिया में एक भीड़ लगी हुई है, लोग कंपटीशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, रील्स में नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसा है कि इतना पैसा लगा रहे हैं कि घर बैठ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे युवाओं को आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंटेंट क्या है, आपका पर्पस क्या है वो रील बनाने के पीछे। मतलब वायरल होना एक बाय प्रोडक्ट है, आप अपने कर्म में क्या कर रहे हैं। अगर आपका इंटेंशन है कि मैं वायरल हो जाऊं, आपने अपने काम में फोकस नहीं किया है, तो वो कभी आप वायरल नहीं होंगे। हो सकता है इक्का दुक्का कोई चीज़ चल जाए, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का एक बच्चा गया कि जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। वो एक क्षणिक पॉपुलैरिटी मिली लेकिन आप गायब, आप उसको संभाल नहीं पाए। ढिंचक पूजा, क्षणिक पॉपुलैरिटी मिली, बिग बॉस चली गई, टैलेंट नहीं था, गायब। लेकिन अगर आप में टैलेंट रहेगा, आप लगे रहेंगे, तो आप शेखर सुमन को देखिए, वो उम्र के 32 साल उन्होंने संघर्ष किया, वो तब जाके पॉपुलर हुए। अभी हीरा मंडी एक फिल्म आई थी, उसमें एक एक्टर थे अनुज ओम प्रकाश शर्मा, उन्होंने 27 साल लगा दिए उस इंडस्ट्री में, वो तब जाके पॉपुलर हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने कोर में, आप अपने कंटेंट में, आप अपने टैलेंट में, आप अपने इंटेंट में ध्यान देंगे, उस पर काम करते रहेंगे पूरी शिद्दत के साथ, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलना ही मिलना है। पॉपुलैरिटी तय नहीं करती आप कितने टैलेंटेड हैं। हाँ, लेकिन हर आदमी अमिताभ बच्चन नहीं होगा, हर आदमी शाहरुख खान नहीं होगा, हर आदमी लता मंगेशकर नहीं होगा।
तो हमको ये ध्यान देना है कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है ना, कि आपका जो क्वेश्चन है कि किसी का प्रोजेक्ट वायरल नहीं होता या ये होता है, मुझे लगता है कि उसमें ओरिजिनलिटी की कमी है। आप देखिए कि मुकेश जब गाते थे तो मुकेश गाते थे, मुकेश के बाद हर गांव हर शहर में 10 सिंगर ऐसे हैं जो मुकेश को गाते हैं, लेकिन कोई भी पॉपुलर नहीं हुआ। सोनू निगम आया, वो पॉपुलर हो गया। क्यों? क्योंकि सोनू निगम बनने आया था, वो मुकेश को कॉपी करने नहीं आया था। तो वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, वो इंस्पायर हुआ। तो आजकल क्या हो रहा है कि अगर कोई एक आदमी बहुत ज़्यादा चल जा रहा है, उसने कोई एक चीज़ की है, तो दूसरे लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कट कॉपी पेस्ट, यार उसने ये किया है हम भी ये कर लेते हैं। तो नहीं होगा। अरिजीत सिंह आया, वो सोनू निगम बनने की भीड़ में नहीं था, वो अरिजीत सिंह बना। वैसे ही यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे इतने सिंगर्स हैं, उसमें एक लड़का सिर्फ गिटार बजा के एक नई चीज़ लेके आता है, पोइट्री और फोक गाने, जिसने एक छोटा सा गाना गाया कि आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है, वो आज लाखों लोगों का चहीता बन गया, राहगीर। मतलब अभी आप उसको देखेंगे तो अगले महीने वो पूरे यूरोप में 32 शोज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपकी ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कंटेंट, आपका कन्विक्शन। तो मेहनत पे ज़्यादा फोकस करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों आपका काम देखा जाएगा और सराहा जाएगा, अगर वो टैलेंट अच्छा, सही और मेहनती है तो। दिखावे की दुनिया है, लालच की दुनिया है, चारों तरफ से लालच का मार लगा हुआ है कि आप ऐसा करो करोड़पति बन जाओगे, आप ऐसा करो तो ये बन जाओगे, आप ये चीज़ करो तो वो बन जाओगे। हम कहाँ पर केंद्रित करें युवा यार को? देखो, ये ना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आप देखिए, आज मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं, उनके ऐड चलते रहते हैं, अगर तुम 30 साल के और तुमने करोड़ रुपए नहीं बनाए हैं तो तुम गलत कर रहे हो। भाई क्यों? मेरे पिता ने भी नहीं बनाए। आप देखिए, दुनिया के जितने अरबपति लोग हैं, सबसे बड़े इलॉन मस्क है, उनके डिवोर्स हो गया। उनकी बेटी पिछले साल जो 18 साल की हुई, उसने कोर्ट में नोटिस डाला कि मैं अपने पिता से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। बिल गेट्स डिवोर्सी हैं। आप दुनिया के टॉप शीर्ष के 20 रईस लोगों को उठाइए, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो हेल है, वो इतना पैसों का क्या करेंगे। आप वो पुस्तक उठाइए या उन बड़े लोगों के संस्मरण को पढ़िए, जब वो मरने वाले थे, किसी एक आदमी ने ये नहीं कहा मरते मरते कि यार मैं जिंदगी में और पैसा कमाना चाहता था। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यार मैंने अपने रिश्तों को समय नहीं दिया, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता था, मैं नहीं जा पाया, मैं उन चीज़ों पे भागता रहा जिन चीज़ों का उतना महत्व नहीं है, मैंने उन चीज़ों को हमेशा नकारा, इग्नोर किया जिन चीज़ों से ज़िंदगी बनती है। तो हम उनसे नहीं सीख रहे जो ऑलरेडी पैसे वाले बन चुके हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए देखा। आज इलॉन मस्क से ज़्यादा पैसा किसके पास होगा? लेकिन जब वो कहते हैं, अभी बीच में मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि बताइए कोई आदमी आपके जैसा बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो एलॉन मस्क ने उस इंटरव्यूअर को बोला कि यार मेरी तरह मत बनो, मुझसे बेहतर बनो, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। वो ट्वीट करके बताता है कि मैं कीटामीन जैसा जो एक ड्रग होता है अपने डिप्रेशन से बचने के लिए लेता हूँ। उसके बाद अपने डिवोर्स के बाद इलॉन मस्क जैसा आदमी कैनेडियन एक्ट्रेस को डेट करता है, वो और लोगों को डेट करता है। तो वो लड़कियां जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी के साथ हैं, वो खुश नहीं रह पा रही हैं, वो खुश नहीं रह पा रहा है। तो मुझे लगता है हम एक जो जाल में फंस रहे हैं ना, कि हमें मर्सिडीज चाहिए या हमें रोलेक्स चाहिए या हमें वर्ल्ड टूर करना है, ये दिखाना है, ये एक ट्रैप है, एक महंगे कपड़े पहनना है। नहीं है ना, आप अपने माइंड से हटा दो। अगर मेरे पास एक 10 लाख की गाड़ी है या 5 लाख की गाड़ी है जिसको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरा काम चल रहा है, तो मैं क्यों 1 करोड़ की गाड़ी के पीछे जाऊँ? हाँ, जिस दिन मेरी पॉकेट उस लायक हो जाएगी, मैं 1 करोड़ की गाड़ी खरीदूंगा। आपका इंटेंट नहीं, आपका कन्विक्शन ये होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ। आप खुश रहोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो सोशल मीडिया ना एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि हर आदमी वहाँ पे अपनी अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ उसमें से जो बहुत सी चीज़ें झूठ होती है। कोई अपने गम वहाँ नहीं दिखाता, हर आदमी अपने आप को खुश दिखा रहा है, हर आदमी अपने आप को हैप्पी दिखा रहा है। अगर ऐसा होता कि अगर आप बड़े सिंगर बन जाएंगे, आप बहुत पैसे कमा लेंगे, तो आप खुश हो जाएंगे। तो निर्वाणा करके एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंड हुआ, उसका यंगेस्ट सिंगर जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, महज 27 साल की एज में उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। पॉपुलैरिटी थी, पैसा था, स्टेज था, शोहरत थी, फिर ऐसा क्या था कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर आप अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र में ग्रोथ करते हैं तो वो आपकी ग्रोथ कहलाती है। अगर मैंने साल का इतना पैसा कमा लिया, ये मेरी ग्रोथ है। मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा घूमता हूँ, ये मेरी ग्रोथ है। मेरा परिवार के साथ मेरा अच्छा संबंध है, ये मेरी चीज़ों की ग्रोथ है। ऐसी बहुत सारी ग्रोथ जब मिलती है तब सफलता कहलाती है। पर हमको समाज ने क्या सिखा दिया है, आप पैसे कमा लियो मतलब आप सफल हो गए हो। तो ये गलत चीज़ है। तो आने वाली जनरेशन है ना, वो समझदार हो रही है, और हमको भी बताना पड़ेगा बीइंग अ पेरेंट, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को ना वही सिखाते हैं
कि बेटा इतने नंबर लिया, उससे कंपेयर कर लो, देखो रोहन के तो इतने आ रहे हैं, तो कल को वो रोहन के बाप से आपको कंपेयर कर देगा तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। तो माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि यार आप कंपैरिजन मत करो, हर आदमी अलग है, हर इंडिविजुअल अलग है, उसकी सोच अलग है। आपको ये देखना है, क्योंकि आप मोगरे से इसलिए नफरत नहीं कर सकते ना कि वो गुलाब नहीं है। मोगरा मोगरा है, गुलाब गुलाब है। सारी जिंदगी मोगरा अपने आप को कोसता रहेगा कि यार मैं गुलाब की तरह तो दिख ही नहीं रहा हूँ, मैं गुलाब की तरह महक ही नहीं रहा हूँ। तो यही जो है भेड़ चाल इंडियन सोसाइटी में ज़्यादा चल रहा है। पेरेंट्स और बच्चों की बात आई, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा रिलेशन होना चाहिए कि बच्चों में तनाव ना आए? देखिए मुझे ऐसा लगता है, मेरे तो कोई है नहीं, बट मुझे लगता है कि आजकल क्या हो गया, आजकल के जो माँ बाप है ना, वो बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं, वो इतना प्यार करते हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, जिससे स्ट्रगल जैसी चीज़ें उनके माइंड से ख़त्म हो जा रही है। अगर आप उसके बाद उनको किसी चीज़ के लिए मना करेंगे तो उनका गुस्सा बढ़ता है। वो जब घर से बाहर निकलेंगे, वो बाहरी दुनिया में आएंगे, तो हर चीज़ उनके माँ बाप उनको परोस के नहीं देंगे, उनको रिजेक्शन मिलेगा, उनको लोग दो बात सुनाएंगे, उनको हर जगह तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए तैयार ही नहीं है। हमारे टाइम में होता था ना, हमको पड़ोसी भी मार के चला जाता था, हमारे माँ बाप कुछ नहीं बोलते थे। तो हम वो सारी चीज़ें सुन सुन के बचपन से इतने बुन चुके हैं ना कि मतलब हमको हर छोटी सी चीज़ में ना हमको इंसल्ट फील नहीं होती। आज किसी बच्चे का मोबाइल ले लो, बोला अपना मोबाइल बंद करो, उसको लगेगा आपने उसकी इंसल्ट कर दिया। तो माँ बाप को ये चाहिए कि जिस उम्र में थोड़ा सा डांटना भी चाहिए, वहाँ पे वो डांटे भी, जितना प्यार ज़रूरी है उतना ही करें, और ओपननेस के चक्कर में उनको वो सारी सुख सुविधाएं दो, लेकिन कोई एक चीज़ को रोक के भी रखो, ताकि उनको एक कीमत पता होनी चाहिए कि किसी चीज़ को पाने के लिए जो इंतज़ार होता है ना, वो भी कितना इंपॉर्टेंट है। आप और हम जब एक साइकिल खरीदनी होती थी तो हम 2-2 साल वेट करते थे ना, तो साइकिल की वैल्यू होती थी। पर आजकल के माँ बाप, बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हुआ, गाड़ी ला के दे दी तो उनको कोई चीज़ की वैल्यू नहीं है। तो फिर वो वैल्यू सिर्फ चीज़ों तक नहीं रहती, वो वैल्यू रिश्तों तक हो जाती है। वो फिर इज्जत भी नहीं करेंगे। कल को आप जब मना करोगे, आपके अंदर वो शक्ति नहीं होगी, कल को बोलेगा आप हवाई जहाज़ ला के दो, तो आप बोलोगे बेटा मेरी तो औकात नहीं है, तो बोलेगा फिर तुम भाड़ में जाओ, तुम मेरे लायक नहीं हो। और ये होता है। कम उम्र के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा नकारात्मकता दिख रही है। शायद उसको हम किसी भी दृष्टि से देखें, लेकिन जो घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही है वो चिंता का विषय है। इस पर आप इस पीढ़ी को क्या कहेंगे? देखिए पीढ़ी तो बच्चे नहीं, हर जगह वही है। आप देखिए आजकल माँ बाप जो है वो बच्चों को खाना खिला रहे तो हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो आप ये देखिए कि आपका बच्चा कंज्यूम क्या कर रहा है। आपकी डाइट सिर्फ वो नहीं है जो आप खा रहे हो, आपकी डाइट वो है जो आप सुन रहे हो, आपकी डाइट वो है जो आप देख रहे हो। तो बच्चा घर में सुनता है ना, माँ बाप में भी वो देखता होगा झगड़े हो रहे हैं, वो देखता होगा पापा चाचा से लड़ रहे हैं, पापा दादी के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो वो सब सुनता है। तो वो भी उसकी एक डाइट का प्रकार है, तो वो अंदर वो कंज्यूम करते जा रहा है। आप घर में बैठ के अनुपमा देख रहे हो, अब वो बच्चा जो देख रहा है कि एक औरत अपनी बेटी की शादी के बाद दोबारा शादी कर रही है, तो उसको तो लगता होगा यार यही हो रहा है। तो हम अपने घर में ऐसे सीरियल को और ऐसी लेडी को बड़ा बना देते हैं, जो बिल्कुल आपके और हमारे घर में तो कोई ऐसी लेडी आसपास में पूरे मोहल्ले में नहीं होगी, मैं बोलता हूँ पूरे रायपुर में नहीं होगी, जो अनुपमा हो गई या कहानी घर घर की हम देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत स्लो पॉइजन है। हम किस तरीके की फिल्में देख रहे हैं। आप पुष्पा जा रहे हो, वहाँ पे दांत से आदमी पूरा जबड़ा निकाल दे रहा है, ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियसली ये जो चीज़ें हैं ये आपको आक्रामक बना रही है। तो आक्रामकता आपके अंदर की निगेटिविटी को बढ़ाएगी ही। इसलिए कहा जाता है हम घर में जब उठते हैं कि सुबह यार पूजा पाठ कर लो, कुछ मंत्र फेर लो, मंदिर चले जाओ, अच्छी बातें कर लो, आप धन्यवाद दे दो, प्रार्थना कर लो। उसका रीज़न ये है कि वो आपकी एनर्जी को चेंज करती है। आध्यात्म को बच्चों के साथ जोड़ें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बच्चों के साथ नहीं, हर के साथ ये होना चाहिए। अध्यात्म ये नहीं कि आप इसको मानो उसको मत मानो, आप किसी को भी मत मानो, पर आप किसी एक शक्ति को तो मानोगे। आप अपने अंदर तो मानोगे कोई तो एक पावर है। कोई पावर नहीं भी है तो इस यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करेंगे। ये स्पिरिचुअल एंगल जो है आध्यात्मिकता का, वो होना चाहिए, वो हर एज में होना चाहिए, तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। आपके हिसाब से आप तो स्वयं दर्शन हैं, हाँ। और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दार्शनिक आपके विचार हैं। जीवन कैसा होना चाहिए? कितना जीवन में धैर्य होना चाहिए? कितना पेशेंस? मुझे ऐसा लगता है उसके भी पैमाने अलग अलग हैं। मुझे अगर अपने घर में दाल रोटी चावल के लिए पैसा चाहिए और मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ कि यार नहीं पेशेंस रखता हूँ किसी एक दिन आ जाएगा, तो वो धैर्य गलत है। लेकिन क्योंकि वहाँ मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन धैर्य इस बात का होना चाहिए कि मैं और मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरी चीज़ें बढ़ जाएगी। धैर्य रखना चाहिए कि अगर कोई परिवार का सदस्य मुझे जाने अनजाने या जानबूझ के कोई गलत बात बोल दिया है,
तो मैं पलट के जवाब दूं, उससे अच्छा मुझे धैर्य रखना चाहिए कि अभी शांत हो जाता हूँ, फिर कभी मौका आएगा तो मैं अपनी बात रख दूंगा। धैर्य रखना चाहिए अपने दोस्तों के साथ कि अगर हम कहीं गए हैं, किसी दोस्त को हमारी ज़रूरत थी, हमने पैसा दिया, वो नहीं लौटा पा रहा है, तो हम संबंध खराब ना कर ले। धैर्य रखना चाहिए अपनी वाणी पे। जब हम अपने काम पे जाते हैं, हमारे आसपास के सहयोगी होते हैं, हमारे अधीनस्थ होते हैं, बड़े होते हैं, हम उनको डांट के फटकार के बोल देते हैं। आपके घर का जो नौकर है वो अपने घर का तो मालिक है ना, तो हमेशा उस चीज़ का धैर्य होना चाहिए कि आप सबसे प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो, और जो ज़िंदगी आपको मिली है, ये जो संसार मिला है, जो घर मिला है, आपके आसपास के लोग हैं, वो बहुत ब्लेसिंग्स के साथ मिलता है। आप देखे होंगे ना, कई इंस्टा में हम ये वीडियो शेयर करते हैं ना, कोई आदमी बड़ा गरीबी में पड़ा हुआ है, रोड का गिरा हुआ खा रहा है, तो हम बोलते हैं कि यार ज़िंदगी कितनी तकलीफदायक है। तो आप कितने ब्लेस्ड हो, अगर आप 20,000 10,000 रुपये भी महीना कमा रहे हो, तो आप खुशकिस्मत हो ना कि आप जहाँ सो रहे हो आपके सर पे छत है, आप यहाँ तक आए, आपके पास कार नहीं होगी, बाइक तो है, आप 5 स्टार में नहीं खा पा रहे होंगे, बट आप नॉर्मल समोसा अपने दोस्तों के साथ तो खा रहे हैं ना। आप कितने किस्मत वाले हो, कितने लोगों से। तो शिकायत नहीं करना, धैर्य होना कि जब ईश्वर ने इतना दिया है तो वो और भी देगा। आप फिल्मी दुनिया में भी काम कर रहे हैं, फिल्मों में भी आपकी दखल है। फिल्म लाइन में ये सारी जो बातें हैं, ये सारे किस्से बहुत होते रहते हैं कि बहुत सारे पैसे होने के बाद भी लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। बॉलीवुड में सुसाइड जैसे मामले आ रहे हैं। ग्लैमर की दुनिया है, कैसे संभलें? संभले क्या सर, जो मैंने बताया ना चीज़ें, कि आप एक स्पिरिचुअल एंगल बहुत ज़रूरी है, और हमको हर चीज़ का एक मैक्सिमाइज पता होना चाहिए। आदमी इसलिए सुसाइड नहीं करता है, अलग अलग रीज़न होते हैं वहाँ पे कुछ के, लेकिन जो मैक्सिमम हो गया है वो हो गया कंपैरिजन के चक्कर में। मतलब बॉलीवुड एक ऐसी लाइन है जहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि आप आज गए और अगले साल में आप काम सीख जाएंगे या शुरू कर देंगे। अगर आप एक किराना दुकान डालते हैं तो आपको पता होता है कि भाई 3 साल में मेरी दुकान जो है ब्रेक इवन में आ जाएगी या 2 साल में चलने लगेगी। तो बॉलीवुड में धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी है समझ। बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के बस भाग जाते हैं ग्लैमर देख के, टैलेंट नहीं है, वो अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे हैं, वो ऑडिशन नहीं कर रहे हैं, और फिर उनको लगता है हम स्टार नहीं बने, फिर वो गलत रास्ते पे जाते हैं, खर्चा बढ़ाते हैं। पर एक टाइम तो आता है ना जहाँ उन चीज़ों पे ब्रेक लगता है। एक तो वैसे लोग सुसाइड करते हैं, और एक वो लोग भी करते हैं जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं, जो टैलेंटेड है, जो लगन से ऑडिशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वैसी सक्सेस नहीं मिल पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको वापस एक बार बैठ के सोचना चाहिए कि वो इतनी दूर सिर्फ इतनी दूर के लिए नहीं आए हैं। उनको फिर पूरी ताकत से मेहनत करनी चाहिए, और तब तक करनी चाहिए जब तक वो सफलता हासिल नहीं कर सकते। बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते तो ये शायद थोड़ा मुश्किल लगता होगा। तो उस बीच में आपको कुछ रास्ते निकालने चाहिए। आपको सुसाइड जैसे कदम से पहले ना किसी एक दोस्त से अपने दिल की बात बोल लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने बहुत से ऐसे दोस्तों को खोया है कि हम रात को बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और पता चलता है अगले दिन उसने सुसाइड कर लिया। तो हम क्या हो रहे हैं, सुनने की क्षमता खोते जा रहे हैं। हम अगर सुनना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत से लोग जो है ना, उनके बहुत से गम हल्के कर देंगे। हम सुनते हैं, सुनने से पहले उसको समझाने लगते हैं। आप मत समझाओ, अगर कोई अपना दर्द बता रहा है ना, आप बैठ के सिर्फ सुन लो, वो बहुत बड़ी हेल्प होगी सोसाइटी के लिए। आप इस तरह से प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम में जाते हैं, उससे पहले आप अपने आप को कितना तैयार करते हैं? मैं बहुत तैयारी करता हूँ। मैं मतलब कार्यक्रम क्योंकि मैं देने जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं खुद अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँ। तो मैं डेली पढ़ता हूँ, डेली अच्छे अच्छे लोगों को सुनता हूँ। जब मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ लिखता हूँ, नोटिस करता हूँ। तो एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, मैं उन्हीं चीज़ों को मंच पे बोलता हूँ या लोगों से साझा करता हूँ जो चीज़ मैं खुद जी चुका हूँ। तो इसलिए वो ज़्यादा कनेक्ट भी करती होगी लोगों को। आपके हिसाब से जीवन कैसा होना चाहिए? आपका यही क्वेश्चन था जो वापस आया घूम के। जीवन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन ये होना चाहिए कि जब आप उम्र के 70 या 80 साल में होंगे, आप बेड पे लेटे होंगे और आपके पोते पोती नाते नाती आपसे पूछे कि दादाजी या दादी जी, आप अपनी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें थी जो करना चाहते थे और नहीं कर पाए। तो उस दिन आपके शब्दकोश में, आपकी बातों में कोई भी अफसोस जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। वो ये रहे कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहता था ना, मैंने सब किया। तो वो चीज़ें जब हम करने जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ जो है वो बेस्ट हो जाएगी। आपको कितनी सफलता मिल रही नहीं मिल रही मैटर नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि आपको हर चीज़ बैलेंस बना के चलो, खूब अच्छे से जियो, दोस्तों के साथ घूमो, परिवार के साथ प्यार से रहो, और लाइफ में जितने लोगों के चेहरे में खुशियाँ फैला सकते हो वो खुशियाँ फैलाओ, क्योंकि कब आपकी ज़िंदगी का बैंड बज जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेटर है कि जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो कागज़ में लिख लो। वो कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने अपने बहुत सारे शौक़ लिखे, उसमें मेरा एक शौक़ था कि किसी अनजाने की शादी में, बारात में मुझे खूब नाचना है। तो मैं नहीं चाहता कि वो भी एक रिग्रेट लेके जाऊँ, हर चीज़ कर डालो। तो वो जब हम करने लग जाएंगे ना, तो हमारे वो हैप्पीनेस वाला जो इंडेक्स है
वो बढ़ता जाएगा और हम जिंदगी में ना बहुत से लोगों को इंस्पायर जाने अनजाने में करते रहेंगे। आप कैसे जीते हैं अपने जीवन को, ये तो हम सबको प्रेरित करते रहते मैं हैं। बहुत अच्छे से जीता हूँ। जैसे बोलते हैं वैसे जीते हैं। हाँ, मैं मतलब अपने साल में एक बार अपने पापा के साथ फॉरेन ट्रिप में मैं बाप बेटे अकेले जाते हैं। मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ, हमारा रूल है, हम 6 कज़िन हैं, तो हम पूरे भैया भाभी बच्चे 22-25 लोग दिवाली के बाद हम साथ में अलग घूमने जाते हैं। मैं साल में एक ट्रिप दोस्तों के साथ भी जाता हूँ और एक ट्रिप मैं अकेले भी जाता हूँ। तो मैं उस तरीके से घूमता हूँ, मैं मेहनत बहुत करता हूँ और मैं उन चीज़ों में नंबर्स गेम में ध्यान नहीं देता। मतलब जैसे मैंने बताया कि एक फिल्म बनाई है मैंने, वो 2 साल से रिलीज़ नहीं हो पाई है, तो मैं प्रयासरत हूँ। मैं चिंता करूँ, डिप्रेशन में जाऊँ, उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है मैं सॉल्यूशन पे ही फोकस करूँ, लिखूँ, कितने तरीके हैं उनको ट्राई करूँ, नहीं मिल रही सक्सेस फिर ट्राई करूँ, क्योंकि रोने से तो कुछ हासिल होगा नहीं। प्रोग्राम के अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है? प्रोग्राम के अलावा जैसे मैं बिज़नेस में हूँ, मेरी वायर मैश की फैक्ट्री है, रियल एस्टेट का काम है, तो मैं बिज़नेस में ज़्यादा समय देता हूँ। इसके अलावा मैं एक कम्युनिटी रन करता हूँ, रोल बोल कम्युनिटी। तो मुझे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है, उनसे बातें करना बहुत पसंद है, नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है, नई जगह घूमना बहुत पसंद है। तो बस यही सारी चीज़ें। आजकल थोड़ी सी प्रतिभा आने के बाद, थोड़े से काम आने के बाद में लोगों में एटीट्यूड आ जाता है। ये अति महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। अपने आप को कैसे संभालें, अपनी सफलता को कैसे संभालें? मुझे ऐसा लगता है एटीट्यूड कोई ख़राब चीज़ नहीं है, एटीट्यूड आना भी चाहिए। अगर जैसे कई लोग होते हैं कि बोले यार वो एक्टर में बड़ा एटीट्यूड है, यार उसमें नहीं रहेगा तो मेरे में रहेगा क्या? वो एटीट्यूड है तभी हम उससे आकर्षित होते हैं। बट हाँ, वो एटीट्यूड अगर किसी का अपमान कर रहा है, वो एटीट्यूड किसी का बुरा कर रहा है, तब तो वो ख़राब है। पर अगर वो अपने एक एटीट्यूड में, एक स्वैग में है, तो बिल्कुल होना चाहिए। एटीट्यूड नहीं रहेगा तो पर्सनैलिटी फीकी लगने लगती है। तो मुझे लगता है एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड के 2 परिभाषाएं। एक लोग किसी के घमंड को, किसी के अहंकार को भी एटीट्यूड बोल देते हैं, तो वो एटीट्यूड नहीं होता। और मुझे लगता है कि यार ठीक है, कई बार ना हम उनके जूते में जब अपना पैर रख के देखें तो समझ आता है। कई लोग बोल देते हैं यार वो सलमान खान में बड़ा एटीट्यूड है, फ़ोटो नहीं खिंचाता। पर आप सोचिए कि उस आदमी की ज़िंदगी में कितनी चीज़ें चल रही होगी। वो सुबह से निकला होगा, कितने लोगों से फ़ोटो खिंचा रहा होगा, कितने घंटे शूटिंग किया होगा। तो एट द एंड उसको भी आराम चाहिए होता है ना। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 6 घंटा ऑफिस जाते हैं, बॉस ने डांटा, घर आके बैठते हैं, बच्चा बोलता है खेलो, तो हम डांट देते हैं। तो भाई बच्चा भी बोल सकता है मेरे बाप में एटीट्यूड है, जबकि साला इसमें तो कुछ भी बात नहीं है। तो वो सोचो, वो आदमी जो दिन में 500 लोग से फ़ोटो खिंचा चुका होगा, आप पहली बार उससे वापस मिल रहे हो रात को, उसने मना कर दिया कि यार अभी नहीं। तो ब्लेम नहीं करना चाहिए। आप सोचोगे ठीक है कुछ होगा, बात होगी, नहीं करा रहा है, ओके। और अगर एटीट्यूड दिखा रहा है तो फिर ऐसे आदमी से फ़ोटो ही क्यों खिंचाना, भाड़ में जाए। ब्रांड के पीछे भागे कि ब्रांडेड के पीछे भागे? सर ब्रांड के पीछे भी मत भागिए, ब्रांडेड के पीछे भी मत भागिए, आप ब्रांड बनिए। ब्रांड वो होता है, जरूरी नहीं कि महंगा हो। ब्रांड हम होते हैं ना, हम जिस गांव में रहते हैं तो आप देखे होंगे कि एक दादाजी अगर सुबह धोती पहन के पूरे गांव का चक्कर काट रहे तो वो एक ब्रांड बन जाते हैं कि सुबह सुबह एक फला दादाजी है, वो घूमते रहते हैं। एक हमारे समाज में ऐसा बंदा होता होगा जो सामाजिक हर कार्यक्रम में संचालन के लिए पहुंच जाता होगा, जो पूरी भोजन व्यवस्था संभालता होगा। वो सब ब्रांड है। वो अनकहे, वो अनकहे और बहुत अनएप्रिशिएटेड ब्रांड है। हम उनकी कदर नहीं करते। हम किनको ब्रांड मान लेते हैं? जो महंगा कपड़ा पहन रहे हैं, जो बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो ब्रांड नहीं है साहब। ब्रांड आपके पिताजी होंगे जिन्होंने एक बेसिक सैलरी में 6 बच्चों का परिवार पाल लिया होगा, वो ब्रांड है। आप उससे 6 गुना सैलरी में खुद को नहीं पाल पा रहे हो आज। तो ब्रांड की परिभाषा आपको चेंज करनी पड़ेगी। हमारे दर्शकों को, हमारे मित्रों को यही है कि अपने जो शेष जीवन है उसको श्रेष्ठ बनाओ और करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी बावजह पैदाइश का मानी निकल आए, और आज के दौर में किसी को रुलाना तरीका मैं बताता हूँ, उसे हंसाओ इतना कि उसकी आंख से पानी निकल आए। क्या बात है दर्शन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत ही अच्छी बातें हुई आपके साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मित्रों, हमारे मेहमान ऐसे ही आते रहेंगे हमारे कार्यक्रम में। आप हमारा शो लगातार देखते रहिए। आज बस इतना ही, दीजिए विदा, नमस्कार।